हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ हिंदी साहित्य। सो अभी हम देखने वाले हैं अपभ्रंश के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है संस्कृत भाषा के बारे में, मतलब विश्व भाषा के बारे में। फिर हमने देखा संस्कृत के बारे में, टू टाइप्स के जो थे, ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद हमने देखा पाली, उसके बाद हमने देख लिया प्राकृत भाषा। आज हम देखेंगे अपभ्रंश। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजीसी नेट JRF करके, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी। जहाँ पे मुझे कोई ट्रिक देना रहेगा, शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए मैं आपको वो भी समझाते जाऊँगी। ठीक है, ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए ईजी हों। जो अपभ्रंश भाषा है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। ठीक है, अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। यानी जो अपभ्रंश क्या है, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी शती से होने लगा। तो भाषा के अर्थ में ये जो अपभ्रंश है ये छठी शती से हो रहा है। ठीक है, अपभ्रंश को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे अपभ्रंश के जैसा ही क्या है, अवहंस, उसे ग्रामीण भाषा भी बोला जाता है, देशी भाषा बोला जाता है, आभीर बोला जाता है, आभीरोक्ति बोला जाता है। ये सब इसके नाम हैं। अगर हम देखें तो जो ये अवहंस है, तो अपभ्रंश जैसा अवहंस है उसे समझ सकते हैं। और गांव में इस भाषा को बोला जाता है, इसलिए ग्रामीण भाषा है। ग्रामीण भाषा को ही हम, गांव के लोगों को ही हम देसी लोग बोलते हैं ना, देसी हैं। तो इससे रिलेटेड है एक दूसरे से, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। और आभीर आभीरोक्ति ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसे आप लर्न कर लीजिए इसे। ठीक है, अपभ्रंश, अवहंस, ग्रामीण, देशी, आभीर, अभिरोक्ति, ये आप लर्न कर लीजिए। अपभ्रंश क्या है, आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी तरह अपभ्रंश शब्द भी तत्सम है। अब तत्सम यानी जो संस्कृत से आया है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था पाली और प्राकृत भाषा के बारे में, किस तरीके से उसमें स्वर व्यंजन के बारे में हमने देखा था प्राकृत में। ठीक है, कितने स्वर व्यंजन है, आपने अगर लर्न कर लिया उसे तो आप मुझे कमेंट बताएं। अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग मत दिए हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देख चुके हैं। ओके, तो अपभ्रंश में क्या है, 8 स्वर हैं। जबकि पाली में कितना बताया था मैंने, कमेंट में मुझे बताइए, मैंने पाली में कितने बताए हैं स्वर, 2 लोगों के अकॉर्डिंग। और जो 2 भागों में विभाजित है, रस और दीर्घ में। ठीक है, अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो रस और दीर्घ में विभाजित है। और उसमें से रस स्वर भी कौन कौन से, अ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे के सारे क्या हैं, रस स्वर। और दीर्घ स्वर में क्या बोला गया, आ, ई, उ। हमेशा दीर्घ में आपका बड़ा वाला ही रहता है। ठीक है, अगर हम देखें अ तो ह्रस्व है, छोटा है। आ क्या है, दीर्घ है। ई यहाँ पे छोटी है, तो ई यहाँ पे बड़ी, ई क्या है, दीर्घ है। ऊ यहाँ पे छोटा है, तो ऊ यहाँ पे बड़ा है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो टोटल 8 बोला गया है, तो हो गया यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए यहाँ पे 8। ठीक है, अब हमें ये नहीं समझना कि यहाँ पे ए है तो इधर ए भी आएगा, ओ है तो इधर ओ भी आएगा, नहीं, क्योंकि 8 ही स्वर बोला गया है अपभ्रंश में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है ये सारे उसके बड़े वाले। वाक्य पदीयम में भर्तृहरि ने बताया है। अब ये चीज़ें यहाँ पे भी ध्यान देना कि वाक्य पदीयम जो लिखा है वो किसने लिखा है, भर्तृहरि ने। कि सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याधि का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है, यानी कि ये नहीं है। तो यहाँ पे भर्तृहरि ने किस में बताया है, वाक्य पदीयम में। भर्तृहरि ने वाक्य पदीयम बताया, किसके बारे में बताया है, कि व्याधि के बारे में। व्याधि ने क्या बताया उन्होंने, कि सबसे पहले व्याधि ने ही संस्कृत के जो मानक शब्द हैं, अलग अलग संस्कार, और वो अलग अलग संस्कार के हैं च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। और जो इनका ये ग्रंथ है, ये लक्ष्य श्लोकात्मक, ये संग्रह जो है वो अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। अभी इन्होंने किया तो है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। तो हमें कहाँ मिलता है अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग, तो पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। तो
अभी तक इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये कैसा है, जो अपभ्रंश है वो देसी है, ठीक है, और अशुद्ध शब्द हैं वही अपभ्रंश है, लेकिन उसका भी व्याकरण किसने बताया यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी, दोनों ही यहाँ पे तिवारी, यानी उदय नारायण और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश, अच्छा यहाँ पे भी पहले है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। तो हेमचंद ने क्या किया, अपभ्रंश का जो भाषिक और व्याकरणिक रूप है ना, वो स्पष्ट और सुव्यवस्थित उसका विवेचन किया कि अगर वो भी अगर भाषा है, कोई भी अगर भाषा है, वो भले ही संस्कृत का अशुद्ध वर्जन हो या हिंदी का अशुद्ध वर्जन हो, पर कहीं ना कहीं उसका व्याकरण तो है, कहीं ना कहीं से अगर उसके शब्द बने हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रूल्स रेगुलेशंस नियम हैं। तो वो जो रूल्स हैं तो वो किसने किया, उसको सुव्यवस्थित उसका विवेचन किसने किया, हेमचंद ने। उसके बाद दोनों ये तिवारी हैं, उदय नारायण और भोलानाथ, उन्होंने क्या बताया, अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड, यानी ये कब की बात है, 6वीं शती की, ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। यानी ये दोनों क्या बोलते हैं, इनके अनुसार ना जो अपभ्रंश शब्द का ये जो भाषा है ना, इसका जो प्रयोग है सबसे पहले चंड ने किया है। और चंड ने किस में किया है, किस में लिखा है, कौन सा ग्रंथ है, प्राकृत लक्षण। चंड का कौन सा ग्रंथ है, प्राकृत लक्षण। ये किसके अनुसार है, दोनों तिवारी महाराज के अनुसार ये बातें हैं कि सबसे पहले भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। अब ये समझिए कि प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश आया है, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग अलग हमें पता है कि ये यहाँ पे अलग अलग मतभेद हैं लोगों के। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसे कहा है, इन्होंने जो एक बल्लभी हैं, बल्लभी के राजा धारसेन, बल्लभी एक जगह है तो ठीक है, वहाँ के राजा हैं धारसेन द्वितीय, उन्होंने एक शिलालेख में लिखवाया है कि उन्होंने क्या लिखवाया है कि उनके जो पिता गुहसेन है ना, वो तीनों ही यानी कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है उन्होंने। और ये किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक राजा धारसेन द्वितीय हैं, जिनके शिलालेख में यह मिलता है कि उनके पिता गुहसेन हैं और गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों ही भाषा के वो कवि हैं। यहाँ पे पाली छोड़ देना है, संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश। अब विद्वानों द्वारा भ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द, अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली, हमने देखा अभी वहाँ पे दंडी ने क्या बोला है, आभीरों की भाषा यानी आभीर, ठीक है। अब भरत मुनि ने क्या बोला, उसी से रिलेटेड आभीरोक्ति। वाग्भट और हेमचंद ने क्या बोला, इसे ग्राम भाषा, गांव की भाषा, क्योंकि संस्कृत गांव के लोगों को नहीं आ रही है, गांव के लोग ये भाषा बोल रहे हैं। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। कैसे याद करेंगे, नाम के साथ याद करेंगे। दंडी आभीर, भरत आभीरोक्त, वाग्भट हेमचंद ग्राम भाषा, कीथ कीथ का तो इन्होंने इसका सिर्फ संबंध माना है, इन्होंने इसका नाम नहीं दिया है कुछ भी, तो इसे सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आभीर 2 जगह पे यूज़ हुआ है, तो कीथ ने भी आभीरों तथा गुर्जरों से माना है इसका संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अपभ्रंश भाषा का जो प्राचीनतम सबसे प्राचीन उदाहरण जो मिलता है ना, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। ये याद रख लेना है कि भरत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में कौन सी भाषा मिल रहा है हमें, अपभ्रंश भाषा में मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसका उदाहरण मिल रहा है, उन्होंने यूज़ किया है इस भाषा को भी। रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया उनमें अपभ्रंश भी है। रुद्रट ने क्या लिखा, काव्य अलंकार, और जिसमें 6 भाषाओं का उल्लेख मिल रहा है और उसमें से एक अपभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है, ठीक है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत्थ कहा है।
एक और ने हैं जो उन्होंने एक इसे नाम दिया है। दामोदर पंडित ने इसे अपभ्रष्ट कहा है। तो ये सब भी याद कर लीजिए। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 देखा, यहाँ पे हमें 2 और मिल रहा है। सो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स नो, सो राइट टुगेदर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, तो ये 3 हुआ, 4, 5 लिखिए साथ में कि 5 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बोला है। अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। उसमें यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, कुछ ने नहीं। जैसे आप नाम देख सकते हो, जैसे ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर, ये विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देश भाषा इसे कौन नहीं मानता? नाम पूरा याद कीजिए इसे। तो कीथ याकोबी, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडार्फ, ये विद्वान हैं जिन्होंने इसको देश भाषा नहीं माना गया। इसका कैसा कि भी इसका नाम थोड़ा सा हार्ड है, ऊपर का तो थोड़ा इजी था। तो इसे कैसे लर्न कर सकते हैं आप? इसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं इसका। देखिए, एक पर्सन है याकोबी या याकूब, ऐसे लर्न करने के लिए इसे बोल रही हूँ। याकोबी ने जुलाई में आलस की थी। ठीक है, याकोबी ने जुलाई में आलस की थी। अब आलस से ये याद करना, नाम तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अल्सडार्फ, तो आलस से अल्सडार्फ याद कर लीजिए। जुलाई से ज्यूल ब्लॉक याद कर लीजिए। और याकोबी तो याकोबी बोल ही रहे हैं। और कीथी से कीथ, ऐसे ये शॉर्टकट। ये तो लाना है। ग्रिय, पिशेल, भंडार, चटर्जी, वुलनर, ऐसे याद कर सकते हैं। और महाकवि कालिदास की जो कृति है, रचना है विक्रमोर्वशीयम, इसके चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। यानी कालिदास के भी रचना में ये देखने को मिलता है। उसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का उपयोग किया गया है। अपभ्रंश, अपभ्रष्ट एक ही जैसा तो है, लेकिन किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। मध्य देशी या शौर सेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा मानी गई है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। ओके, अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब अपभ्रंश के जो भेद हैं, प्रकार हैं, उसके बारे में भी विवाद देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इसके भाषा जो ये है ना, इसके प्रकार कितने हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है। जैसे विद्वान ये दिए गए हैं, उनकी पुस्तक दी गई है, और अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, जो नमिसाधु विद्वान हैं, पुस्तक यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन इन्होंने भेद बताए हैं 3। उपनागर, आभीर, ग्राम में, ये सारे देख सकते हैं आप। नामी, उपनागर, आभीर, ग्राम में। मार्कंडेय, उनकी पुस्तक है प्राकृत सर्वस्व। इन्होंने उपनागर बोला, इन्होंने नागर बोला, उपनागर भी बोला, इजी है। मार्कंडेय, नागर, उपनागर, ब्राचड़। याकोबी ने जो लिखा है सनत कुमार चरियों की भूमिका, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तगारे, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह, पूर्वी, पश्चिमी। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये पूर्वी पश्चिमी, मतलब अगर हम देखिए तो याकोबी जो हैं, याकोबी ने चारों दिशाओं का ही बोल दिया। तो इसे आप इजीली याद कर सकते हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बस सब में ई की मात्रा दे देनी है। ठीक है, अब तगारे भी उन्हीं से रिलेटेड है। अब तगारे में ना, तगारे ने उत्तरी छोड़ के तीनों बोल दिए, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामौर का भी वैसा ही, इन्होंने सिर्फ 2 बोला। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? बहुत इजी है, कम हो रहा है ना, 4, 3, 2, इसे ऐसे लर्न करो। याकोबी, तगारे, नामौर,
तो याकोबी जो हैं सबसे बड़े हैं, ऐसे समझिए। 4 बताया इन्होंने। तगारे उससे नीचे आ गए और नामवर उससे भी नीचे आ गए। बस ऐसे याद रखना है, याकोबी 4, तगारे 3, नामवर 2। अब आपको ये समझ जाना है कि 4 में वो 4 चीज़ें, चारों दिशाओं की बात हो रही है। 4 3 2, ठीक है। याकोबी 4, तगारे 3, नामवर 2। इसे शॉर्ट ट्रिक की तरह समझ लीजिए। बस इतना दिमाग में रखना है कि हम जो 4 3 2 बोल रहे हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं। और दिमाग में ये भी रखना है कि उत्तरी सिर्फ याकोबी ने बोला है, इन दोनों ने। अब नामवर का तो इजी है, पूरब पश्चिम बोल दो, ठीक है। नामवर पूरब पश्चिम, तगारे दक्षिण को छोड़ के तीनों, याकोबी। तो इस तरीके से आप इजीली लर्न कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बना के, बहुत इजी है। अब नामी साधु का क्या है, इन्होंने बताया उपनागर आभीर ग्राम्य। मार्कंडेय क्या कर रहे हैं, इनका ही उपनागर नागर 2 बोल दिए और ब्राचड़ एक अलग से बना दिए, बस बाकी सेम है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनका देख के ये कर रहे हैं, इनका देख के ये कर रहे हैं। याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हो। अब नामवर क्यों दक्षिणी यहाँ पे ऐड नहीं किए, तो रीज़न है, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ना अपभ्रंश को सिर्फ 2 ही भाग बताए। ये जो नामवर सिंह है ना, इन्होंने बोला ये 2 तो दक्षिण को माने, पर इन्होंने क्या बोला, निराधार और अवैज्ञानिक है, इसलिए इन्होंने दक्षिण को ऐड ही नहीं किया। इन्होंने तो माना तो इन्होंने ऐड किया है, इन्होंने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। ये हो गया, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 2 भेद बताए उसके। तो नामवर सिंह ऐसे हैं जिन्होंने इसके सिर्फ 2 भेद बताए। उसके बाद नामी साधु, फर्स्ट वाले नामी साधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है, देखो, नागर या सौराष्ट्री, जो नागर बोले, नागर को सौराष्ट्री भी बोला जाता है, यानी गुजरात की बोली। उपनागर, जो उपनागर बोला उसे क्या बोला गया, राजस्थान की बोली। ब्राचड़, जो मार्कंडेय ने बोला, तीसरा दिया, तो ब्राचड़ यानी सिंध की बोली। ओके, मार्कंडेय ने यहाँ पे ब्राचड़ उन्होंने बताया ना, मार्कंडेय ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा, यानी सिंधु देश से आया है मार्कंडेय ने ब्राचड़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैशाची पर दर्द का प्रभाव है। वर रुचि पैशाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडेय जो हैं वो पैशाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, कैकेय, पांचाल और शौरसेनी। अब पैशाची की रचनाएं जो हैं उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, पौमचर्यु 8वीं शती में हुआ, स्वयंभू ने किया। तो अभी देखिए, इसमें 90 संधियाँ और 5 कांड हैं। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। इसके बारे में आप यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिशेल को माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पे हो गया, हमने देख लिया अपभ्रंश के बारे में। जो नेक्स्ट पेज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम देखेंगे अवहट्ट के बारे में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और आपके सिलेबस के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके।